Hello everyone, good morning. I hope you all are doing well. We will discuss about the reforming India's tribunal system, Tribunal Reform Bill 2026. अभी अगर हम ये डिस्कस करें तो ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि पीआईबी में करंट अफेयर है। अगर आप देखेंगे पीआईबी में क्या करंट अफेयर देखने को मिल रहा है, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 अभी न्यूज़ में था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल है, इसमें क्या प्रोविजंस है ना। प्रोविजंस को भी हम यहाँ पे समझेंगे, क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका स्टैटिक नॉलेज यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कब बनाया गया, पहली बार कब बनाया गया, क्या इसकी पावर होती हैं, कैसी फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर हम यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट बिल एनालिसिस हम करेंगे। अब हम इसके बारे में आएँ तो है क्या न्यूज़, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम स्टैटिक जो नॉलेज उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 क्रिएट करता है मोर इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनली एडमिनिस्ट्रेड ट्रिब्यूनल सिस्टम। तो ये जो बिल है इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे जो ट्रिब्यूनल्स मोर इंडिपेंडेंट होंगे, ज़्यादा स्वतंत्र होंगी, ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और उनमें बेहतर प्रशासन होगा। और ये बिल प्रोवाइड करता है सेटिंग अप जुडिशियल लेट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर, जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की बात हो रही है वो इस्टेब्लिश किए जाने की बात है। इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, किस तरह की इसकी फंक्शनिंग होगी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। हालांकि जो ट्रिब्यूनल है, या अगर हम बात करें नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है, दैट विल सिलेक्शन टू द ट्रिब्यूनल एंड एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑन देयर फंक्शन, द एम रिड्यूस टू एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन while strengthening accountability by creating a common institutional framework। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब ये जो बिल है फॉलो करता है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो केस है इसको भी हम समझेंगे, साथ ही जो और इम्पोर्टेंट केस हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे कि कौन कौन से कितने मेंबर हैं, क्या कैसी इसकी फंक्शनिंग है, वो सारी बात हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा डेप्थ में आएंगे और ये भी जानेंगे डेप्थ में आने के बाद कि आखिर ट्रिब्यूनल कैसे काम करते हैं, मीन्स में क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे समझे, ट्रिब्यूनल जिनको अधिकरण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिकरण या प्राधिकरण भी कहा जाता है, है ना। अब अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स के बारे में, तो आखिर ट्रिब्यूनल किस तरह की बॉडी होती है। तो ट्रिब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है या एक अर्ध शासी या अर्ध न्यायिक निकाय होता है। किस तरह की बॉडी होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है ना, जिसको अलग अलग मामलों में विवाद के निवारण के लिए या डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, किसको, ट्रिब्यूनल्स को। अब ये तो बात हो गई ट्रिब्यूनल के बारे में बेसिक जानकारी, लेकिन अगर हम बात करें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेस है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है, इसके बारे में, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर लिंक करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसको संविधान का जो पार्ट 14A है, पार्ट 14A, उसमें इसको यहाँ पे रखा गया है, संविधान के भाग 14A में। फिर अगर हम बात करें 2 आर्टिकल भी इसके लिए आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से, पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 323A, जिसमें बात होती है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, या अगर हम बात करें प्रशासनिक प्राधिकरण की, ठीक है, प्रशासनिक, या अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस आर्टिकल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है आर्टिकल 323A, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूनल है उसको आर्टिकल 323B में रखा जाता है। ये कौन सा ट्रिब्यूनल है, ये अदर टाइप के जो स्पेशल मैटर्स को देखते हैं,
स्पेशल मैटर्स को देखते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जाओ तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल दो तरह के देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 323A में और दूसरा आर्टिकल 323B में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है ये कहाँ से आया, ये किस तरह से ओरिजिन हुआ, तो ये ऐड किया जाता है। दिस ऑल थिंग वर एडेड इन 1976। ये कब ऐड किया गया है ना, तो हम यहाँ पर इसको रखते हैं यहाँ पर कि अगर आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, और उसी दौरान ये दोनों आर्टिकल इंसर्ट किए जाते हैं। बोथ आर्टिकल इंसर्टेड। तो ये आपको बेसिक फैक्ट जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको समझना है। लेकिन यहाँ पे मामला नहीं रुकता है, हमें थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि किस तरह के मैटर 323A देखता है। अगर 330A के बारे में अगर हम बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किस तरह के मैटर देखता है, तो ये किस तरह के मैटर देखता है, ये मैटर देखता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए जो मैटर हैं, पब्लिक सर्वेंट की रिक्रूटमेंट के जो मैटर होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड जो उसकी कंडीशन होती है उससे जुड़े हुए मैटर ये यहाँ पर देखता है। तो आर्टिकल 323A क्या करता है ये आपने यहाँ पर देख लिया। वहीं आर्टिकल 323B क्या करता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप 323B के बारे में देखो तो ये क्या करता है, ये अन्य मामले देता है। अब अगर आप बात करें कौन बनाता है इनको, ये इंपॉर्टेंट, हु कैन इस्टेब्लिश, ठीक है ना, हु कैन इस्टेब्लिश। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश इसे कर सकती है। तो जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होते हैं तो इनको कौन इस्टेब्लिश करती है, पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट या संसद की बात करें। वहीं 323B में जो ट्रिब्यूनल्स आते हैं उनको पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश करती है, पार्लियामेंट भी कर सकती है, साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर भी इस्टेब्लिश उन्हें कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये किस तरह के मामले देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो टैक्सेशन के मामले अगर आ जाते हैं, टैक्सेशन के मामले हैं, या अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज के मामले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मामले होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म रिलेटेड मामले, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल या लेबर डिस्प्यूट होता है, लेबर डिस्प्यूट हो गया, तो ये संबंधी मामले ये कौन देखता है, तो ट्रिब्यूनल्स देखते हैं यहाँ पर। इलेक्शन रिलेटेड मामले, या अगर हम बात करें रेंट एंड टेनेंसी रिलेटेड मामले, ठीक है, तो ये सारे मामले कौन देखता है, आर्टिकल 323B के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल एक एक्ट आता है, कब आता है ये एक्ट, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक एक्ट आता है, उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। 1985 में एक एक्ट आता है ना, जो 323A के अंतर्गत बनाया जाता है, और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है, इस्टेब्लिश करता है, ये इस्टेब्लिश करता है कैट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। ये कैट को इस्टेब्लिश करता है, और कैट बिलोंग्स टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1985 में। और अगर आप देखो तो ये सेंट्रल लेवल के लिए होता है, साथ ही स्टेट लेवल के लिए अगर आप देखोगे तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात होती है, स्टेट सेट की बात होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये बात होती है। अब आता है बात की जो कैट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे,
न्यू दिल्ली में। ये किस तरह के मैटर डील करता है? इट डील्स प्राइमरली विथ सर्विस मैटर। किस तरह के सर्विस मैटर? कंसर्न रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉय होते हैं या स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड मामले यहाँ पर देखता है कैट। तो कैट की स्टैब्लिश की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें कैट तो स्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इससे संबंधित मामला जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें केस कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देखें या इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखते हैं तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर है 1997 एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला जाता है, जहां पर क्या बात होती है, जहां पर क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट अंडर। अगर जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, रिव्यू बाय हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, विच आर्टिकल बताइए, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट कैन रिव्यू। तो यहाँ पर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है 226 और 227 आर्टिकल के अंतर्गत, 227 आर्टिकल के अंतर्गत, है ना, 227 आर्टिकल के अंतर्गत अगर जुडिशरी रिव्यू करती है या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है इस जजमेंट में कि ट्रिब्यूनल्स आर सप्लीमेंट्री नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल्स को अगर आप हाई कोर्ट के बराबर देखोगे तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। तो ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के बराबर नहीं है। ये क्या है? ट्रिब्यूनल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है, मतलब हेल्प करने के लिए जुडिशरी के हैं। ये जुडिशरी नहीं है, सप्लीमेंट्री है, नॉट सब्स्टिट्यूट, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट, सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बात निकल के सामने आती है कि इस मामले में एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। साथ ही अगर हम बात करेंगे, यह भी कहा जाता है कि द डिसीजन विच हैज बीन टेकन बाय द ट्रिब्यूनल दैट इज आल्सो अंडर द रिव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर अब दैट इज आल्सो अंडर द स्क्रूटनी बाय जुडिशरी, तो जो भी जजमेंट यहाँ पे एल चंद्रा कुमार केस से जो भी ट्रिब्यूनल्स लेते हैं उसको स्क्रूटनी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? स्क्रूटनी बाय द कंसर्निंग हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो डिसीजंस होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, उसको डिसीजंस होते हैं और सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केस फैक्ट रिलेटेड द ट्रिब्यूनल्स, व्हाट इज द केस बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिहाइंड द ट्रिब्यूनल्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे करंट अफेयर्स की तरफ कि व्हाट वाज द न्यूज, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख ही रहे थे, ये वाला जो आर्टिकल हमने यहाँ पर PIB का जो आर्टिकल देखा ही था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रिब्यूनल्स का लोकसभा बिल आया है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। तो हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, लोकसभा ने पास किया है क्या? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026। ट्रिब्यूनल ने क्या रिफॉर्म किया? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026। अब इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल अगर आप देखोगे तो इससे पहले कौन सा बिल था? इसके पहले 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पेश किया गया है, ठीक है ना। और किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन अंदर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ये लाया गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे क्या फीचर्स हैं इस बिल के, फीचर्स, तो अगर आप यहाँ पे फीचर्स देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स को समझना। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इस्टेब्लिश NCT, नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन की स्थापना की बात हो रही है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। अब ये किस तरह की बॉडी होगी? तो ये एक स्टैचुरी बॉडी होगी, स्टैचुरी बॉडी होगी। ये सांविधिक निकाय एक बनेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम देखेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। और ये क्या करेगी? दिस बॉडी विल कंडक्ट द सिलेक्शन रिव्यू ऑफ ट्रिब्यूनल परफॉर्मेंस, है ना। तो ये क्या करेगी?
क्या करेगी अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, रिव्यू करेगी ट्रिब्यूनल्स की परफॉर्मेंस को। क्या करेगी, रिव्यू करेगी, सेकंड, हाँ, रिव्यू करेगी ट्रिब्यूनल्स की परफॉर्मेंस को। ट्रिब्यूनल्स की, ये मैं डाटा बंद कर देता हूँ, वाईफाई। ट्रिब्यूनल की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब जो भी ये 16 जो पैनल चल, ट्रिब्यूनल चल, इनकी परफॉर्मेंस की रिव्यू करेगी। अगर हम बात करें इसका कंपोजिशन कैसा होगा या इसका संगठन कैसा होगा, तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें एक चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, ठीक है ना। अब चेयरमैन जो होगा तो उसके बारे में हम बात करें तो चेयरमैन कौन होगा, या तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, फॉर्मर एससी जज हो सकता है, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा चेयरमैन प्लस 2 जुडिशियल मेंबर, 2 जुडिशियल मेंबर्स। अब ये जुडिशियल मेंबर कहाँ से हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मर हाई कोर्ट जज हो सकते हैं, फॉर्मर हाई कोर्ट सीजे हो सकता है, चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है ना, या तो जज हो सकता है, जज हो सकता है, साथ ही प्लस 2 टेक्निकल मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर्स। अब अगर हम बात करेंगे जिनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, 25+ ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये लोग हो सकते हैं किसमें, ट्रिब्यूनल, जो ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनने वाला है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ठीक है ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट इसमें कैसी होगी या टेन्योर इसका क्या रहेगा, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें, टेन्योर की बात करें, है ना, तो अपॉइंटमेंट टेन्योर में अगर हम देखें तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, अपॉइंटमेंट बाय द, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट खोजेगी विथ। अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि कंसल्टेशन की जाएगी, कंसल्टेशन की जाएगी किससे, विथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन की जाएगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर। तो सीजेआई से चेयर की जाएगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर, इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की जाएगी। और इनका टेन्योर कब तक रहेगा, तो अगर आप देखोगे तो 5 ईयर रहेगा, 5 ईयर्स और 17 ईयर्स टिल। तो अगर 70 साल के हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज 5 ईयर रहेगा, ठीक है ना। अब जो ये अपॉइंटमेंट होगी तो किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है ना, हु विल अपॉइंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से इसको रिकमेंड किया जाएगा, ठीक, ये बात होगी। और ये क्या काम करेगी, तो ये डेवलप ऑफ इस सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल, ठीक है ना, डेवलपमेंट होगा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल का, जिसमें सारे केस रहेंगे, सारी केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस देखें, इसकी सिग्निफिकेंस देखें, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल की, पहला क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करती है कि जुडिशरी क्या होगी, अगर हम बात करेंगे ये अलाइन करता है ट्रिब्यूनल ऑपरेशन को विद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और उन पर ट्रिब्यूनल्स किसी भी तरह का अपना डिसीजन नहीं थोप सकते। दूसरा अगर हम बात करें कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की बात यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन मेथड बनाया गया है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है ना,
उस पर सिलेक्शन मेथड है। टाइमली अपॉइंटमेंट की बात होगी, टाइमली अपॉइंटमेंट की बात होगी। डिजिटल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, क्या होगी, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। तो ये सारी बात यहाँ पे हमको ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखनी है। अब अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कि क्या क्या चैलेंजेस है या क्या सजेशंस हो सकते हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इससे मेन सिंगल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले चैलेंजेस की। तो ट्रिब्यूनल के चैलेंजेस किस तरह से थे? एक तो क्या था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, कभी भी टाइम पर वैकेंसी फिल नहीं होती थी, डिले होता था हर चीज़ में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट थी। तीसरा लैक ऑफ इंफ्रा, है ना, लैक ऑफ इंफ्रा। अगर हम बात करें तो कई ट्रिब्यूनल के पास तो ऑफिस या स्टाफ तक नहीं था, कोर्ट रूम तक नहीं था, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी तो आप छोड़ ही दीजिए। साथ ही अगर हम देखें जुडिक्शन ओवरलैप, क्या जुडिक्शन गिव मी अ सेकंड, जुडिक्शन ओवरलैप हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वालिटी जो होता है एक्सेसिबिलिटी। तो ये सारे चैलेंजेस अगर आपको देखने को मिलेंगे इसमें जो ट्रिब्यूनल से उनमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इशू हो गया, पेन नहीं चल रहा है अभी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो वे फॉरवर्ड है कि क्या सजेशंस होने चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि क्या सुझाव होना चाहिए, चैलेंजेस तो हो गया, ठीक है ना। जुडिशियल ओवरलैप, तो ये सारे चैलेंजेस तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिए हैं, लेकिन सजेशंस भी हमें यहाँ पे देखना होगा। तो सजेशन देख लेते हैं। सजेशंस क्या होने चाहिए? इंश्योर करना चाहिए कि इंडिपेंडेंट रहे, इनका डिसीजन लेने की पावर इनकी बनी रहे, ठीक है ना। टाइमली वैकेंसी फिल होनी चाहिए, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही इंफ्रा बेहतर होना चाहिए इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर किया ही गया है। साथ ही अब यह भी दिखा सकते हैं कि अभी रिसेंटली ट्रिब्यूनल का बिल 2026 पेश किया गया, इसमें अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो इशू थे इनको टैकल किया गया। तो ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, कंक्लूजन में आप दिखा सकते हैं कि ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथन किए जाने की आवश्यकता है। दैट इज़ बेसिकली सब्स्टिट्यूट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़। ये क्या है कि tribunals will never replace the judicial system, tribunal never replace the high court, never replace with the supreme court, बट ये क्या है कि ये सप्लीमेंट्री की तरह हैं और ये डिसीजंस जल्दी हों। जुडिशियल पेंडेंसी जो बची है, लाखों करोड़ों जो केसेस पेंडिंग है, जो हमने ADR की रिपोर्ट में हम लोग देखते रहते हैं, तो वो सारे पेंडिंग केसेस निपटें, ये सारा प्रयास यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का रहता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके बारे में तो देख लिया, लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि जो ट्रिब्यूनल्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है ट्रिब्यूनल के बारे में? प्रश्न है कि विद द रेफरेंस ऑफ ट्रिब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, इसको यहाँ पे टैकल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ओरिजिनल जुडिक्शन डिड नॉट प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी नॉट जुडिक्शन, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करता है क्या यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि हमने आर्टिकल 323A 323B को इंसर्ट किया 1976 में। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ईच हाई कोर्ट होल्ड अ सेपरेट बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो सभी हाई कोर्ट होल्ड करती है सेंट्रल बेंच यहाँ पर ट्रिब्यूनल के संबंध में, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट क्या, ओरिजिनल डिड नॉट प्रोवाइड, तो सही बात है,
पहला तो सही है यहाँ पे ना कि डिड नॉट लिखा है ना, मुझे लगा कि डिड प्रोवाइड, पर यहाँ पे डिड नॉट प्रोवाइड है तो पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक हाई कोर्ट के पास सेपरेट ट्रिब्यूनल हो, ठीक है। द प्रेजेंट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ कैट 65 मेंबर एंड 1 चेयरमैन। तो कैट का प्रेजेंट में 65 मेंबर 1 चेयरमैन होंगे। कैट इज बीइंग ईच हाई, देयर इज नो प्रोविजन फॉर बीइंग ईच हाई कोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखें ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप 1985, ये बात करेक्ट है। और एट प्रेजेंट इट हैज 17 रेगुलर बेंच और 15 ऑफ विच ऑपरेशन। तो 3 जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि एट प्रेजेंट सेक्शन स्ट्रेंथन ऑफ चेयरमैन इज द 1 एंड सेक्शन स्ट्रेंथन द मेंबर 65, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी करंट अफेयर था जो हमने यहाँ पर देखा। मैं आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, स्टैटिक का भी करंट का भी, आसान